प्रिय विद्यार्थियों, हम प्राचीन भारत के आज जिस विषय को पढ़ने वाले हैं, इसका विषय है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है, क्योंकि इस सभ्यता के ज़्यादातर स्थान हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नदी क्षेत्रों से मिले हैं, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए इसे जाना जाता है क्योंकि इसका प्रथम ज्ञात जो स्थल है वो हड़प्पा क्षेत्र रहा है। हुआ ये था कि जब भारत में ब्रिटिश शासन विद्यमान था, उस समय कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। पास में ही खंडहर थे। इन खंडहरों से जब ईंटें ली गई तो उस समय लगा कि यहाँ पर कोई बहुत ही पुरानी सभ्यता विद्यमान रही होगी। 1831 ईस्वी में कर्नल मेसन, चार्ल्स बर्न्स, इन्होंने इस सभ्यता का पता लगाया, परंतु प्रमुख रूप से ये सभ्यता जो प्रकाश में आई 1920 में हड़प्पा की खोज से हमारे सामने आई। हड़प्पा के पश्चात 1922 में जब राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, इन सभी ने हड़प्पा के पश्चात जब मोहनजोदड़ो जो इस सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है इसकी खोज की, तब ये लगने लगा कि भारत में एक ऐसी सभ्यता विद्यमान रही है जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन मानी जा सकती है। जब इस सभ्यता का विस्तार देखा गया, निरंतर हमारे उत्खननकर्ताओं जिसमें हम बीबी लाल, वी.के. थापर, अर्नेस्ट मेके, रंगनाथ राव, एस.जे. सांकलिया, यज्ञदत्त शर्मा, इन सभी का नाम ले सकते हैं। इन पुरातत्ववेत्ताओं ने जब भारत के अलग अलग स्थानों से इस सभ्यता के स्थलों को ढूंढ निकाला, तब जाकर ये लगने लगा कि ये सभ्यता तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं से भी अति प्राचीन सभ्यता है। श्री रंगनाथ राव ने इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर बताया है। ये सभ्यता जिसका समय ये माना जाता है, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका अलग अलग समय बताया। कुछ के अनुसार ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही, जबकि डॉक्टर राजवल्ली पांडे ये कहते हैं कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व विद्यमान रही होगी। जबकि हम C14 रेडियो कार्बन पद्धति से देखें तो इस सभ्यता का समय हमारे इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। ये सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें हम वर्तमान के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के प्रमुख क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़ और सिंध क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। प्रमुख रूप से हम देखें तो उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के देमावाद तक, और पूर्व की यदि हम बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में ये सूतका गैंडोर तक विद्यमान रही थी। एक विस्तृत क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यताओं के निर्माताओं की यदि बात हम करें तो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नरकंकाल खुदाई में मिले हैं, उसके आधार पर 4 जातियों के नरकंकाल हमें देखने को मिले हैं। चाहे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जिसे हम आदिम आग्नेय जाति भी कहेंगे, चाहे अल्पाइन जाति हो, चाहे भूमध्य सागरीय हो, चाहे वो मंगोलायड हो, इन चारों जातियों के नरकंकाल यहाँ से मिले हैं। तो इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं कि हो सकता है ये द्राविड़ जाति के लोग रहे हो सकता है ये आर्य जाति के लोग रहे हो जिनसे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, या हो सकता है ये दोनों मिश्रित जाति के लोग रहे हो। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय लोगों से इस सभ्यता का विकास हुआ और मिश्रित जाति के लोगों ने सभ्यता का यहाँ पर विस्तार किया है।
चूँकि ये सभ्यता जो किसी समय अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में विद्यमान रही थी, यहाँ का जो नगर नियोजन है, यहाँ की समृद्धि है, वैभव है, उसके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, एक समृद्ध सभ्यता थी, जहाँ के लोग इस बात से परिचित थे कि किस तरह से नगर नियोजन किया जाए, भवन निर्माण किया जाए, नालियों का और सड़कों का निर्माण किया जाए, सफाई की क्या व्यवस्था हो, प्रकाश की क्या व्यवस्था हो। तो ये सब इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से गिना जाता है यहाँ का नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता का अपना सामाजिक जीवन रहा है, जिसमें हम मात्र सत्तात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं। मातृ देवी की जो मूर्तियाँ खुदाई से मिली हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परिवार मातृ सत्तात्मक था, संयुक्त परिवार व्यवस्था विद्यमान थी और यहाँ के लोग हर तरह से खान पान, वेशभूषा इनसे आधुनिक समय से साम्यता रखते थे। यहाँ के धर्म की यदि हम बात करें, सिंधु सभ्यता का जो धर्म है आधुनिक हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। आधुनिक हिंदू धर्म की जो विशेषताएं हैं वो किसी समय आज से हजारों सालों पहले सिंधु काल में भी हमें दिखाई देती हैं। मातृ देवी की उपासना सिंधुवासी मुख्य रूप से करते थे। बहुदेववादी होते हुए भी परमा पुरुष परमा नारी की उपासना यहाँ पर प्रचलित थी। खुदाई से हमें अलग अलग जो मूर्तियाँ, मुद्राएं, मृण मूर्तियाँ हमें मिली हैं, मुहरें हमें मिली हैं, ये इन सब बातों के साक्ष्य हैं कि यहाँ के लोग धार्मिक दृष्टि से परमा पुरुष की, परमा नारी की उपासना करते थे। प्रजनन शक्तियों के रूप में ये लिंग और योनि की उपासना करते थे। इसी तरह खुदाई में हमें एक मुहर इस तरह की मिली है जिसमें 3 मुख वाला एक व्यक्ति है, जिसके सिर पर उसने जो सिरस्त्रान धारण कर रखा है उस पर 2 सींग बने हुए हैं। उसकी बाई ओर गैंडा और भैंसा है और दाई ओर उसके व्याघ्र और हाथी है और सामने की ओर एक हिरण बैठा हुआ है। खुदाई से अन्य जो मुद्राएं हमें मिली हैं उनमें जो साक्ष्य निकल कर आते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शिव की उपासना त्रयंबक, त्रिनेत्र, किरात वेशधारी इन सभी रूपों में करते थे। इसी तरह हम देखें तो आधुनिक समय में जिस तरह से आप लोग अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं, तो स्वास्तिक और धूप दीप इन सभी का प्रयोग भी सैंधववासी अपने युग में करते थे। एक समृद्ध धार्मिक जीवन हमें यहाँ दिखाई देता है। यहाँ के सामाजिक और धार्मिक जीवन में जब अंतिम समय की बात हम करें, दाह संस्कार की बात हम करें, तो दाह संस्कार हमें 3 तरह से दिखाई देता है। एक पूर्ण रूप से शव को गाड़ा जाता था, एक जानवरों को खाने के पश्चात जो अवशेष बचता था उसको गाड़ा जाता था और तीसरा उसको जला दिया जाता था। इस तरह से हम देखें तो सैंधववासी आधुनिक युग के भांति काफ़ी ज्ञानी थे। आधुनिक युग की तरह उनमें बुद्धि का इनका विकास हो चुका था। सिंधु लिपि जिसके 396 हमें चिन्ह दिखते हैं, परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। वस्त्रोपेदन लिपि इसको कहते हैं, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस वस्त्रोपेदन लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाने के कारण अभी बहुत सारी जानकारी हमारे पास